हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने एजुकेशन फॉर एग्जाम चैनल में। हम लोग यहाँ पे इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। इससे पहले इसके 4 सेट हो चुके हैं, ये इसका 5वां टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष राज्य दिया गया है, इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका मतलब है कि राज्य जो है ये धर्मों को नागरिक का निजी मामला समझता है और इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करता है। साथ ही साथ 1976 में भारत की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष मतलब धर्मों में अलग अलग पंथों में भी कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। ठीक है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ इनमें से क्या होता है। तो इसके कई लाभ होते हैं। साथ ही साथ इसका जो महत्वपूर्ण लाभ होता है वो होता है दृढ़ राज्य। शासन की जो एकात्मक पद्धति होती है, इसका सबसे महत्वपूर्ण एक जो लाभ होता है वो होता है दृढ़ राज्य, क्योंकि इसमें शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। केंद्रीय शासन के पास ही शक्तियों का समुच्चय रहता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है। तो राज्य के घटक में सेना नहीं आती है। राज्य के 4 महत्वपूर्ण घटक हैं, यह ध्यान रखिएगा। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुता। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुता। प्रभुता यानी एंटिटी, सेल्फ एंटिटी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद को संभालेंगे। देखिए इसमें आपको 75 सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है कि जो मंत्रीगण रहेगा ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना कार्य करता है, बट ये प्रधानमंत्री की इच्छा रहने तक के अपना करते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति बनाता है और ये सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। नेक्स्ट, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। जो फेडरल सिस्टम होता है इसका एक गंभीर दोष क्या रहता है ये आपको बताना है। तो इसका एक गंभीर दोष रहता है स्थानीय हितों की उपेक्षा। क्या होता है कि देखो, स्थानीय हितों की उतना ज़्यादा स्थानीय हितों को आदमी आगे नहीं रख पाता है, क्योंकि इसमें संघीय प्रकार में सारे जो सिस्टम रहते हैं वो सरकार की शक्तियों का अलग अलग हो जाता है राज्यों और संघों के बीच में। ठीक है ना। तो स्थानीय हितों पे ज़्यादा वर्क नहीं हो पाता है। एक और चीज़ जान लीजिए कि अनुच्छेद, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 इसमें दिया हुआ है स्थानीय स्वशासन के बारे में निकाय की व्यवस्था की है, जिससे कि स्थानीय हितों की अनदेखी ना हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। अभी मैंने सभी लोगों को बताया है। इसमें सही आंसर होगा प्रशासन। नेक्स्ट, भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है। तो भारत में कागजी नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। ये है भारतीय रिजर्व बैंक का। ये सेंट्रल बैंक होता है और इसी के पास इसका अधिकार होता है। ये कब बना था। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो 1935 से और 1937 तक इसका जो मुख्यालय था वो केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था। अब इसका मुख्यालय कहाँ, 1937 के बाद ये मुंबई में ट्रांसफ़र हो गया, तब से ये मुंबई में ही है। ठीक है ना। इसका कार्य क्या होता है, मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना और उसका पर्यवेक्षण करना। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान दिया हुआ है। तो इसमें इजी क्वेश्चन है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान दिया हुआ है। देखो कौन कौन से अनुच्छेद हैं। ये अनुच्छेद हैं 352, 356 और 360। कौन कौन सा 352 में क्या दिया हुआ है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण की या सशस्त्र विद्रोह के कारण जिससे आपातकाल की संज्ञा दी गई है, ये राष्ट्रीय आपातकाल होता है। इसके साथ ही 56 में दिया हुआ है कि राज्यों में जो संविधान तंत्र है वो विफल हो जाने पर यहाँ पे उस स्थिति में राज्य आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और 360 में दिया हुआ है ऐसी परिस्थिति जिसमें भारत में वित्तीय स्थायित्व संकट में आ जाता है, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की है। ये आज तक नहीं लगा है। ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट, सार्वजनिक पद का अधिकार है। सार्वजनिक पद का अधिकार इनमें से कौन सा है, ये नागरिक अधिकार है। ठीक है ना। अनुच्छेद 14 से 18 इसके बारे में बात भी करता है, डिटेल में हम लोग बात करेंगे। संसद और संविधान साधन है। किस चीज़ का साधन है संसद और संविधान। तो ये है दोस्तों आर्थिक न्याय का। ठीक है ना। इसके बारे में अनुच्छेद, आप लोग ये अनुच्छेद जो पढ़िएगा 16, 38 और 39 ये बातें करता है आर्थिक न्याय के बारे में। नेक्स्ट,
एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है क्या चीज़? तो इसका सही आंसर होगा उतने विकल्प जितने की चुनाव में प्रत्याशी हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है भारत में, ये निर्वाचन पद्धति होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति कही जाती है इसको। ठीक है ना। नेक्स्ट, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। ठीक है ना। नेक्स्ट, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना, ये क्या है? तो सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना ये है नागरिक कर्तव्य। किसमें ऐड हुआ है? ये 51A में ऐड हुआ है। अनुच्छेद 51 सब क्लॉज ए में ऐड हुआ है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया है। कब ऐड किया गया है? 1976 में ऐड किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, लोकतंत्र के महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से किसको प्रमुखता देने की है? किसको प्रमुखता देने की है लोकतंत्र में? तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा लोकतंत्र में है नागरिक को। इसमें क्या कहा गया है? हम भारत के लोग, प्रस्तावना में कहा गया है। प्रस्तावना में क्या कहा गया है? प्रस्तावना में क्या कहा? हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न। और उसके साथ में आखिरी में कहा है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की बात करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो किया गया है वो भारत के लोगों को यानी नागरिकों को किया गया है। नेक्स्ट, शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? तो शून्यकाल किसका विवेकाधिकार है? तो यह है दोस्तों स्पीकर का विवेकाधिकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो संसद से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है? बर्खास्त करना। बर्खास्त करना संसद से संबंधित नहीं है, ये गलत है। बर्खास्त करना नहीं होगा। बर्खास्त करना होता है आमुख। आमुख यानी होता है, आमुख का मतलब होता है प्रस्तावना। आमुख का मतलब होता है प्रस्तावना यानी प्रेम्बल। तो ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है, ये संसद का भाग है। ठीक है ना। स्थगन, भंग करना और बर्खास्त करना ये संसद के संचालन से संबंधित पद होते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है? तो इसमें से जो स्थायी संस्था है वो दोस्तों है परिवार। परिवार जो होता है ये एक अस्थायी संस्था है। मानव समाज में जो परिवार होता है ये नैसर्गिक और स्थायी संस्था के रूप में सामाजिक संस्था मानी जाती है। ठीक है ना। बाकी सब संस्थाएं विघटित हो सकती हैं, परिवार ऐसी संस्था है जो कभी विघटित नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? स्वतंत्रता और स्वाधीनता में क्या बाधक है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है केंद्रीयकरण। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य होनी चाहिए, ये सही नहीं है। कितनी होनी चाहिए? 21 नहीं 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1925 में स्थापित किया गया था। 1925 में कहाँ? कानपुर में इसको पार्टी के प्रथम सम्मेलन में ही स्थापित किया गया था। ठीक है ना। 25 दिसंबर वो डेट थी, 25 दिसंबर। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इसने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने अपने दूसरे जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके बाद इन्होंने कहा था, कई बार इसको इससे भी कहा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सिस्ट है वो कहती है कि 17 अक्टूबर 1920 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। वैसे इसकी जो एक्चुअल डेट है वो 25 दिसंबर 1925 है। तो ये हम लोगों के आज के क्वेश्चन थे। हम लोगों ने कुछ डिटेल क्वेश्चन को देखा है। सबको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर और बाय बाय।